नमस्कार, यूसन विशेष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एनवी शर्मा। आमतौर पर इंसान अपने रोटी, कपड़ा और मकान का बंदोबस्त जब कर लेता है तब उसको अपने फ्यूचर यानी भविष्य की याद आती है और बाद में वो सोचता है कि फ्यूचर को भी कैसे सिक्योर किया जाए। तो ज़्यादातर लोग शेयर्स या फिर बाद में प्रॉपर्टी या कुछ और ख़रीद के अपने फ्यूचर को और सुरक्षित करने की कोशिश करते हैं। जब हम प्रॉपर्टी की बात करें तो रियल एस्टेट बिज़नेस एक बहुत बड़ा बूमिंग बिज़नेस है नागपुर और आसपास के इलाकों में, लेकिन कई बार बहुत सारी चीज़ों का हमारा ख्याल नहीं रहता, जिस वजह से नुकसान भी हो सकता है या धोखा भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे कोई ज़मीन आप खरीदते समय पहले देख लीजिएगा कि वो NA हुआ है या नहीं हुआ, फिर उसकी रीसेल वैल्यू क्या है, फिर उसके रेंटल वैल्यू क्या है, प्रॉपर्टी सब बराबर है क्या, डॉक्यूमेंट सब बराबर है क्या। ये सारी चीज़ें देखने के बाद ही हम इसको आगे बढ़ सकते हैं इसमें। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि किसी डीलर को या रियल एस्टेट ब्रोकर को अगर हमने इन्वॉल्व किया तो हो सकता है वो फ्रॉड हो जाए, क्योंकि ये ऐसे कई केसेस आपने देखा होगा जहाँ पर एक प्रॉपर्टी, सिंगल प्रॉपर्टी, चाहे वो प्लॉट हो या फ्लैट हो, वो 2 या 3 लोगों को बेचा जा चुका है। और जनरली ऐसे लोग शिकार होते हैं जो इस शहर में नहीं रहते बल्कि विदेश में रहते या कहीं और स्टेट में रहते, तो उनके साथ ये धोखाधड़ी के चांसेस है। लेकिन रियल एस्टेट बिज़नेस में सभी लोग ऐसे तो नहीं है, कई सारे लोग ट्रांसपेरेंट बिजनेस करते हैं और उन्हीं में से एक है आज हमारे साथ स्टूडियो में बैठे हैं श्री आशीष राउत जी, जो अवनी एसोसिएट्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स नागपुर के सर्वा हैं। और उनसे हम जानेंगे कि प्रॉपर्टी को लेकर किस किस्म की धोखाधड़ी हो सकती है, कौन कौन सी बातें सुरक्षित रखती है हमको। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्ते सर। सबसे पहले बताइए सर, इससे पहले कि हम कार्यक्रम शुरू करें, कि आपको इस बिज़नेस में आने का क्या इंटरेस्ट था और क्यों आए इस बिज़नेस और कब से आए? अभी जब मैं कॉलेज लाइफ मेरा शुरू था तो तब सोचता था मैं कि कुछ बड़ा करना है ज़िंदगी में, कुछ अच्छा करना, और बोलते हैं ना कि कमाई रहेगी तो सब होगा। तो मैं एक मिडिल फैमिली क्लास का लड़का था, तो बस विचार यही थे कि ये मिडिल क्लास फैमिली में पैसों का बहुत ये होता है प्रॉब्लम। तो बस एक सोच थी कि बिजनेस करना है और कुछ अच्छा बड़ा करना है। तो मैंने स्टार्टअप तो किया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से। वहाँ से स्टार्ट करते करते फिर मैं ये बिज़नेस मुझे अच्छा लगा कि इसमें कम समय में ज़्यादा कमाई है, तो फिर मैं ये बिज़नेस में आया। अच्छा। तो ये बिज़नेस स्टार्ट करके मुझे 10 साल हो चुके हैं। वाह। तो 10 साल में तो काफ़ी प्रोजेक्ट कर चुका हूँ मैं। अनुभव भी आ गया, बहुत ज़्यादा अनुभव आ गया, बहुत ज़्यादा मतलब किसी से कोई व्यवहार करना है तो वो कैसा किया जाए, क्या क्या सावधानी बरत की जाए, ये सब सारी चीज़ें अभी बहुत अच्छे से अनुभवी हो गया हूँ मैं ये सब चीज़ों से। कब से सर? 10 साल हो कहा आपने, लेकिन डेट कुछ याद है आपको? डेट तो मुझे याद नहीं है, बट मैंने ये स्टार्ट किया उम्र के 22-23 साल से। और सबसे आप इसी में सेटल हो गए? जी। सर, सबसे पहले जानना चाहता हूँ कि अवनी एसोसिएट्स कौन कौन सी सेवाएं प्रदान करता है? अवनी एसोसिएट्स लेआउट में डील करती है, फ्लैट्स में डील करती है, और इसमें हम लोग ऐसा नहीं है कि हम लोग डील ही करते हैं और प्लॉट सेल करते हैं या फ्लैट सेल करते हैं। हम लोग लोगों को गाइडेंस भी करते हैं कि अगर उन्हें कोई प्लॉट में या फ्लैट खरीदने में कोई दिक्कत जा रही है या उनसे कोई धोखाधड़ी हुई है तो उन्हें हम लोग गाइडेंस भी करते हैं कि आप किस तरीके से ये सब चक्रव्यूह से कैसे निकल पाए आप। तो इस तरह का हम लोग गाइडेंस भी करते हैं। सर, जैसे आपने कहा कि 10 साल का एक्सपीरियंस है आपको, काफ़ी कुछ तजुर्बा है आपको जी। तो आपके प्रोजेक्ट्स तो बहुत सारे हुए होंगे। अभी लेटेस्ट प्रोजेक्ट कौन सा चल रहा है? अभी लेटेस्ट प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है अमरावती रोड पे, जिसका नाम है, प्रोजेक्ट का नाम कृष्ण कुंज नगरी। अच्छा। ये प्रोजेक्ट के पीछे में एक मेरा सपना छुपा हुआ था। मैं चाहता था कि कुछ ऐसा यूनिक प्रोजेक्ट बनाऊं कि नागपुर में ऐसा प्रोजेक्ट देखने के बाद लोग खुश हो जाए देखने के बाद में। तो ये प्रोजेक्ट में आपने देखा होगा जनरली कि लेआउट्स जब बेचते हैं लोग तो 4 स्टोन्स गाड़ते हैं, मुरूम डाल देते हैं, बेच डालते हैं, दिखावा। हाँ जी। कुछ सालों बाद, 2-3 साल बाद लोग जाते हैं वो प्लॉट पे तो एक पत्थर निकला हुआ रहता है, उनको दिखता नहीं है कि मेरा प्लॉट कहाँ पे है। फिर डेवलपर के पीछे घूमते हैं। तो इस तरीके का सामने मेरे प्रोजेक्ट में इस तरीके का कुछ होना, इसलिए फिर मैंने अभी प्रोजेक्ट इस तरीके का बनाया
कि जिसमें पूरा कंपाउंड डाला हुआ है लेआउट को, उसके बाद एक ग्रैंड एंट्रेंस बनाया है, 60 फीट का गेट है बड़ा, वाह, जो इतना ही जोधपुर के जितने बड़े बड़े आशियाने रहते हैं ना, हाँ। जी, महाराजा लोगों के, हाँ। उस तरीके का 60 फुट का बहुत बड़ा गेट बनाया है वाह, कि आप जब जाओगे, जाने के बाद में आप वो एंट्री देखकर ही ऐसी फीलिंग आती है हाँ। कि मेरा इन्वेस्टमेंट मैंने कहाँ किया है। हाँ, सही जगह किया। जी, सही जगह किया है। और दूसरा, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, सिक्योरिटी है वहाँ पे। आप अंदर में गार्डन बनाया हुआ है मैंने, और सारा ट्री प्लांटेशन ही किया हुआ है। ट्री प्लांटेशन में ही मैंने बहुत पैसा खर्चा किया है। मतलब अंदर जाने के बाद में आप बाहर की दुनिया भूल ही जाएंगे। इस तरीके का प्रोजेक्ट बनाया है। रियल कृष्ण कुंज में पहुंच गए। जी, आप बिल्कुल सही बोला आपने, आप रियल कृष्ण कुंज में पहुंच जाओगे। जी जी। उस तरीके का प्रोजेक्ट क्या बनाया है सर, फ्लैट्स है, प्लॉट्स है, किस नहीं, किस्म का, रो हाउसेस है, क्या है? ये लेआउट का प्रोजेक्ट है। इसमें सिर्फ प्लॉट्स मैं सेल कर रहा हूँ, बट मैंने उसे डेवलप टाउनशिप के जैसा किया हुआ है। हाँ, जैसे आपने मुंबई में देखा होगा, मुंबई पुणे में बड़े बड़े जो टाउनशिप्स रहती है, उस तरीके का मैंने उसको डेवलप किया है। लेकिन हम लोग प्लॉट्स बेच रहे हैं खाली, उसमें डेवलप प्लॉट्स। प्लॉट्स आपके अलग अलग साइजेस के होंगे? जी, जी। प्लॉट के साइजेस हमारे हमारे के बजट को सूट होना जी जी जी, वो भी ध्यान रख के बनाया है प्रोजेक्ट कि हमारा जो स्टार्टिंग प्लॉट एरिया है वो 1000 स्क्वायर फुट से स्टार्ट होता है। अच्छा, फिर वो 8000 मध्यम स्क्वायर वर्गीय फुट से तक लेके हाई क्लास बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी आप मार्केट में भी देखेंगे तो जो आरएल प्रोजेक्ट बोलते हैं, जो एनआईटी सैंक्शन है, एनएमआरडीए सैंक्शन रहता है, तो नागपुर में जो मेरा कॉस्टिंग रखा हुआ है आरएल प्रोजेक्ट का विद डेवलपमेंट के साथ, तो वो प्रोजेक्ट नागपुर में कहीं नहीं है। जैसा मेरा एक स्टार्टिंग प्राइस है 6.5 लाख रुपए में मैं आरएल प्लॉट बेच रहा हूँ। वाह, वो भी नागपुर काफी से affordable 20 से है। 22 मिनट पे है। हाँ। और इसमें आपको बैंक लोन भी अवेलेबल है। आप ऐसा नहीं, प्राइवेट बैंक, नेशनलाइज्ड बैंक से भी लोन अवेलेबल है आपको। अच्छा, जी मतलब आपका टाइप हुआ होगा इन जी, बैंक से? पूरा हमारा जो डॉक्यूमेंट्स है वो बैंक से अप्रूवल किया हुआ है, एपीएफ किया हुआ है। तो आपको प्लॉट भी खरीदना है तो उसमें भी आपको इजीली लोन मिल जाएगा। लोन मिलने से आपको कैसा है, जो ईएमआई का जो बोझा आता है वो भी एकदम इजीली हो जाता है और प्रॉपर्टी आपकी बन जाती है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि आप जितने यंग एज से शुरू करोगे प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट में, उतना ही ज़्यादा आप फायदे में रहोगे, क्योंकि ईएमआई उस हिसाब से कम आता है, टेन्योर लंबा मिलता है आपको। जी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रखते हैं सर? एक कस्टमर अगर आपके पास आए तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, या क्या क्या होना चाहिए? प्लॉट परचेस के लिए, जैसा अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हैं तो आपको देखना है कि जो ऑनर है उसकी सैलरीड उसके खुद के नाम से है। फिर आप देखिए 7/12 उसके नाम से है क्या। फिर आप देखिए कि उसका जो लेआउट डाला हुआ है वो सैंक्शन है क्या। सैंक्शन अगर वो है तो फिर आपको इजीली बैंक लोन मिल जाता है, प्रॉपर्टी टाइटल क्लियर रहते हैं, और इसमें आपको फ्यूचर में भी कोई तकलीफ नहीं होती है। जैसा आपको रीसेल करना है तो रीसेल करोगे आप, तो किसी के पास कैश इतनी रहती नहीं है खरीदने के लिए। अभी एक सपोज एक एग्जांपल, जैसा आज खरीदा किसी ने मुझसे प्लॉट 6 लाख रुपए में, 4 साल 5 साल बाद वही प्रॉपर्टी अगर 20 लाख रुपए की हो जाती है, तो 20 लाख रुपए कैश तो किसी के पास रहती नहीं है। तो फिर एक ही जरिया है लोन का। तो उस तरह की प्रॉपर्टी है मेरे पास। लोन की बात की आपने, तो लोन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी होते हैं बैंक को दिखाने के लिए, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को दिखाने के लिए? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को दिखाने के लिए जैसे जो सैलरीड होती है, जो ऑनर की होती है, दूसरा होता है आपका 7/12, तीसरा होता है सैंक्शन। मतलब नेम चेंज हुआ या नहीं? जी, हाँ। मतलब वो ऑनर के नाम पे है क्या। हाँ। पुराने जो आजकल तो बैंक 30 साल पुराना रिकॉर्ड मांगती है। अच्छा, 30 ईयर्स बैक, मतलब आपके पहले 30 साल पहले ये प्रॉपर्टी किसकी थी, कहाँ से कन्वर्ट होते हुए अभी आई है, तो आज प्रेजेंट लेटेस्ट में आपका नाम है क्या। जी। तो ये सब सारे डॉक्यूमेंट्स हम लोग बैंक में देते हैं। बैंक के ऑडिट में बैठे हुए उनके एडवोकेट्स रहते हैं, वो सर्च रिपोर्ट बना के देते हैं, एक लीगल रिपोर्ट की डॉक्यूमेंट्स सारे ओके हैं। फिर वो हमें एक सर्टिफिकेट अप्रूव करवाते हैं, जिसे एपीएफ बोलते हैं हम लोग। तो वो सर्टिफिकेट मिलने के बाद में फिर हमारी जो भी कस्टमर्स रहते हैं जिन्हें लोन चाहिए, तो बैंक उनको फिर इजीली लोन देती है। अब बैंक जब बीच में है तो आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं भी समझते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि बैंक है। बैंक पैसा कैश कर रही है, और बैंक तो आपसे ईएमआई पे ले रही है,
तो बैंक है तो बैंक अपना लीगल काम करके ही लोन देती है। जी, मतलब वो ठोक बजा के फिर बाद में स्टार्ट जी होता है जी काम। जी जी। सर आपने इसकी बात की, डॉक्यूमेंटेशन की बात की, ग्रीन बेल्ट से येलो बेल्ट पे आ जाता है, तो जी। उसके लिए कौन कौन से आपको चीज़ों का सामना करना पड़ता है, दिक्कतों का सामना जी, करना पड़ता है? अभी जैसा कैसा है कि अगर कोई ग्रीन बेल्ट है हम्म, तो ग्रीन बेल्ट को कन्वर्ट करने के लिए हम्म, आपको एनआईटी में उनके कुछ डिमांड्स निकलती है, हम्म, उतने पैसे भरने होते हैं। हम्म, वो भरने के बाद में वो ग्रीन बेल्ट ऑटोमेटिक येलो बेल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। हम्म, तो उनकी कुछ डिमांड रहती है, हम्म। तो वो डिमांड भरनी होती है। जी सर, जैसे कि मैं इंट्रोडक्शन बता रहा था कि कई बार ऐसा होता है, फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस होते हैं, जैसे कि एक ही प्लॉट या एक ही फ्लैट को 2 या 3 लोगों को बेच दिया जाता है, और खासकर शिकारी वो बनते हैं जो किसी और शहर में रहते हैं या किसी अदर कंट्री में रहते हैं, तो वो शिकार हो जाते हैं इसके। तो इससे कैसे बचा जाए, कैसे आप इसको टैकल करते हैं? इससे बचने के लिए तो मैं एक ही सलाह दूंगा कि आप अगर कोई प्रॉपर्टी परचेस करते हैं जिस पे बैंक लोन अवेलेबल है तो आप वही प्रॉपर्टी खरीदिए। क्या होता है कि प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हर किसी को नहीं समझते, तो वो क्या करता है बातों पे, जैसे बातें सपने दिखाए जाते हैं, बातें किए जाते हैं, उस पे हम लोग विश्वास करके प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं। तो मेरा कहना है कि आप विश्वास मत करो। आपको जो भी प्रॉपर्टी पे, अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उस पर अगर बैंक लोन है तो ही आप वो प्लॉट परचेस कीजिए, सिक्योर रहता है। तो सिक्योर रहेगा वो, क्योंकि वो ऑलरेडी बैंक के लीगल एडवाइज़र्स जो है वो लोग सारे डॉक्यूमेंट्स देख चुके रहते हैं, छानबीन कर चुके रहते हैं, वो होने के बाद में ही वो आपको लोन देते हैं। तो जिन्हें नहीं समझता है तो वो एकदम थंब रूल है ये, लोन मिल रहा है तो प्रॉपर्टी क्लियर है, नहीं मिल रहा तो मत लीजिए। और अगर नेशनलाइज्ड बैंक से लोन मिलता है वेरी गुड, वेल एंड गुड। पुराना पहले जो था कि एनएटीपी सैंक्शन होता था, अब एनएटीपी बंद हो चुका है, आरएल सैंक्शन होता है अभी। तो एनएटीपी वाले जो प्लॉट्स है उन्हें नेशनलाइज्ड बैंक लोन नहीं देती है, उन्हें प्राइवेट बैंक लोन देती है। और जो एनए प्लॉट्स है उन्हें प्राइवेट बैंक उन्हें भी लोन देती है, बट उनका 16% 17% पे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। जी, वो काफ़ी हैवी हो जाता है। और दूसरा फिर सैंक्शनिंग के लिए फ्यूचर में बहुत तकलीफ़ होती है, तो उससे क्यों ये सब इसमें रहना है। उससे अच्छा है आप बैंक से, अगर जो नेशनल बैंक में जो प्रॉपर्टी के लिए लोन दे रहे हैं तो वो प्रॉपर्टी परचेस कीजिए। फ्यूचर में आपके बच्चों को या फैमिली को तकलीफ़ ना हो तो आप वो प्रॉपर्टी परचेस कीजिए। जी, बहुत अच्छी सलाह दी आपने। जी एक यहाँ पर इम्पोर्टेंट स्टेप है ब्रोकर का। जी। तो ब्रोकर की क्या भूमिका रहती है और ब्रोकर से किस जी। चीज़ की अपेक्षाएं होती है? ब्रोकर की भूमिका ये होती है सर, जैसे आप देखेंगे जैसा सोशल मीडिया हम लोग कहते हैं, फेसबुक हो गया, जिसमें हम लोग कोई पोस्ट डालते हैं तो सभी को दिख जाता है, इस तरीके का वो ब्रोकर रहता है। ब्रोकर जो है उनके नेटवर्क काफ़ी अच्छे रहते हैं। जैसा भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट है तो ये अकेला तो ऑनर बेच नहीं पाएगा, ये थ्रू चैनल ही जाता है। तो ये ब्रोकर जो है, इनके बिना तो हम लोग वर्किंग कर ही नहीं पाते, क्योंकि ये लोग मार्केट में, पूरा मार्केट ये लोग घूमते रहते हैं, दिन भर सर्वे करते रहते हैं, कहाँ क्या बिक रहा, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। उनके पास में कस्टमर की भी बहुत सारी लॉबीज रहती है। तो ये ब्रोकर जो है वो हमारे बिजनेस में ऐसा समझिए कि ये एक पार्टनर ही है हमारे। तो इस तरीके का ब्रोकर का नेटवर्किंग का काम रहता है। मतलब इन पर रिलाय किया जा सकता है, भरोसा किया जा सकता है? नहीं, भरोसा नहीं किया जा सकता। भरोसा भी देखिए, अभी भरोसा मेरा तो ये कहना है कि भैया जिनकी प्रॉपर्टी है आप उनसे मिलिए, ब्रोकर को पैसे मत दीजिए या ब्रोकर के बहकावे में मत आइए। आप जिनकी प्रॉपर्टी है उन्हें जाके मिलिए, उनके नाम से पेपर्स है क्या वो देख लीजिए, फिर डील कीजिए। आप ब्रोकर पे आप भरोसा करके प्लॉट परचेस करने गलत चीज़ है, धोखा हो सकता है। धोखा हो सकता है। तो सावधानी इसी में है कि आप जो ऑनर है उनसे मुलाकात कीजिए, उनसे बात कीजिए, उनके पेपर्स देख लीजिए, उनके नाम से क्या, तो धोखा नहीं होगा। एफएसआई की बात करते हैं सर, एफएसआई पहले 1 हुआ करता था, बाद में बढ़ा, तो एफएसआई के बारे में क्या? एफएसआई का तो सर मेरा ये कहना है एफएसआई का कि अभी आप देख ही रहे कि सिटी के अंदर में, नागपुर में एफएसआई की वजह से सब बिल्डिंग से बड़ी बड़ी बन रही है।
और पॉल्यूशन हो रहा है। उसका उल्लंघन भी किया गया है। जी, उल्लंघन भी होता है। और दूसरा कैसा है कि पॉल्यूशन भी होता है, पॉल्यूशन होता है, फिर जैसे जैसे बिल्डिंगें बनेंगी, छोटे छोटे कमरे बनेंगे, लोगों को सांस लेने में तकलीफ होंगी। इसलिए मेरा कहना है कि बढ़िया, इससे बेटर है कि आप कृष्ण कुंज नगरी में प्लॉट लीजिए इंडिविजुअल आपका, और बढ़िया घर बनाइए और मस्त हैप्पी और हेल्दी लाइफ जिए, यानी नेचर के बीच में। नेचर के बीच में। सही कहा सर आपने। एफएसआई को आजकल एक कंपाउंडिंग करते हुए बिल्कुल वो उसको मैनेज कर लेते हैं, ये लीगली सही है या गलत? ये तो गलत है। हाँ, पर करते हैं अभी। हाँ, जी। प्लॉट डेवलपमेंट की बात करते हैं सर, जनरली कुछ बिल्डर्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि आप हमने आपको बेच दिया प्लॉट, अब आप उसको डेवलप कीजिए। कुछ बिल्डर्स ऐसे भी होते हैं कि हम आपकी मदद करेंगे, आप उसको डेवलप कर लीजिए। तो आपका अवनी एसोसिएट में क्या रोल रहता है? हमारा ऐसा है कि हमारा एनआईटी के साथ में डेवलपमेंट एग्रीमेंट बना हुआ है कि जैसे जैसे मैं वहाँ वर्किंग करूँगा, वैसे वैसे मेरे प्लॉट रिलीज होंगे। अच्छा। हाँ, जो प्लॉट रिलीज होते हैं आरएल लेटर बोलते हैं, रेगुलराइज ऑथेंटिकेशन लेटर, तो वो जैसे जैसे प्लॉट रिलीज होंगे, वैसे जैसे जैसे मैं काम करूंगा वैसे वैसे प्लॉट रिलीज होंगे। तो ऐसा एक डेवलपमेंट एग्रीमेंट बना हुआ है। जैसा एक आपको बता दूं, जैसा शिवरेज लाइन हो गई, मैं अगर शिवरेज लाइन बनाऊंगा तो फिर मेरे 25% प्लॉट रिलीज होंगे, वो सेलडिट के लिए रेडी रहेंगे। फिर प्लॉट, बाकी के प्लॉट सेलडिट के लिए रेडी नहीं रहेंगे। वो होने के बाद में मैं वाटर पाइपलाइन डालता हूँ, फिर 25% रिलीज होंगे। फिर मैं स्ट्रीट लाइट लगाता हूँ, फिर 25%, ऐसे स्टेप बाय स्टेप प्लॉट रिलीज होते हैं हमारे। लेकिन सर कई सारी दिक्कतें भी आ जाती है सीवरेज लाइन को लेकर, या वाटर पाइपलाइन को, या इलेक्ट्रिसिटी या रोड्स, इनमें तो उसको आप कैसे टैकल करते हो? नहीं, ये सब डेवलप करके हमें कस्टमर को देना है, इसके बिना हमारे प्लॉट रिलीज नहीं होंगे। नहीं, लेकिन ऑफिशियल एजेंसी से तकलीफें आती होंगी। हाँ, वो तो आती है सर, भी हर काम में तकलीफ आती है, छोटा रहो या बड़ा रहो, तो हर काम में तकलीफ है, बस सामना करते जाना है। और जब अपना टाइटल क्लियर है तो फिर प्रॉब्लम कुछ नहीं होती है, आती ही नहीं। कृष्णकुंज कितने एरिया में फैला हुआ है सर? ये 20 एकर्स में फैला हुआ है सर। 20 एकर्स में आप क्या क्या इसमें सर, इसमें गार्डन रेडी किया हुआ है। हाँ, ये ऑलरेडी ऑन साइट रेडी है? रेडी है अभी। हाँ। इसमें एकदम ग्रैंड एंट्रेंस दिया हुआ है, आपने कहा। तीसरा दिया हुआ है, इसके अंदर में वाटर पाइपलाइन है, गटर लाइन है, तार रोड है। फिर इसमें बच्चों के खेलने के लिए एक ग्राउंड बनाया हमने, प्ले ग्राउंड, जिसमें बास्केटबॉल का ग्राउंड है एक, और एक टेबल टेनिस का है। दूसरा स्विमिंग पूल भी है इसके अंदर में। तो ये सब सारी चीज़ें इसके अंदर में, लेआउट्स के अंदर में हम लोग दे रहे हैं। मतलब न केवल नागपुर के विदर्भ के लोग, बल्कि इंडिया के कहीं के भी रहने वाले लोग इसका आनंद ले सकते हैं, क्योंकि आपने एक नेशनल स्टैंडर्ड का एक प्लॉट डेवलप किया या एरिया डेवलप किया। लोग कैसा सर, इन्वेस्टमेंट करते हैं या प्लॉट परचेस करते हैं, फिर वो साल 2 साल 3 साल जाते नहीं है। मेरा कंसेप्ट ये है प्रोजेक्ट का कि आपने प्लॉट खरीदा है तो आपकी इच्छा होनी चाहिए अंदर से कि मैं वहाँ पे जाता हूँ, फैमिली के साथ में वीकेंड करता हूँ। तो इस तरीके का वो प्रोजेक्ट बना है। मतलब देखने के बाद में अभी जितने भी कस्टमर्स हमारे गए तो सभी ने तारीफ की है। मतलब ऐसा रॉन्ग कमिटमेंट कहीं से नहीं मिला, मैं सभी ने तारीफ की है। तो उस तरीके का कंसेप्ट बना है कि आपने प्लॉट खरीदा तो आप खुद चलकर आना चाहिए प्रोजेक्ट के पास। राइट। उस तरीके का प्रोजेक्ट डेवलप किया। लेकिन कई सारे लोग इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर रख लेते हैं और शहरों में रहते थे। जी, तो मैंने जो डेवलप किया आपको बताया टाउनशिप जैसा, तो उसको फार्म हाउस भी आप टैकल करके यूज कर सकते हैं जी। कि एक बना लिया और 20 मिनट लगते हैं, 20-22 मिनट जाने के लिए। आप नाइट में भी आ सकते, बिल्कुल हाईवे पे ही है प्रोजेक्ट लगा हुआ जी। तो जाना आना एग्जैक्टली कहाँ पर है सर? मतलब ये फन एंड फूड विलेज जो है जी, फन एंड फूड विलेज से 8 किलोमीटर पहले सातनौरी विलेज आता है। मेन हाईवे से 50 मीटर के डिस्टेंस पे है। लिखा ही हुआ है सातनौरी, बाजार गांव से पहले जी। जैसे आप वो सातनौरी गेट से जैसे अंदर गए तो प्रोजेक्ट शुरू हो जाता है हमारा। मतलब फेमस है प्रोजेक्ट अमरावती रोड पे, काफी होर्डिंग्स भी लगी है। अच्छा, प्रॉपर्टी की बात करते हैं सर, आप तो उसमें एक्सपीरियंस पा चुके हैं। रीसेल वैल्यू की बात करें अगर हम, तो क्या प्रोजेक्ट करता है मेरे प्रोजेक्ट का? मैं आपको रीसेल वैल्यू बताता हूँ कि आने वाले 2-3 साल में वो प्रोजेक्ट का कम से कम 1000 रुपये रेट रहेगा 2-3 साल में।
मतलब अभी हम लोग बेच रहे हैं 699 रुपये स्क्वायर फुट। तो आने वाले 2-3-4 साल में वो प्रोजेक्ट का 1,000 रुपये आराम से रेट रहेगा, अप्रिसिएशन होगा आराम से। क्योंकि फ्यूचर में मेट्रो और बाकी अदर। अभी गडकरी साहब ने बताए थे कि अमरावती रोड से मेट्रो जा रही है जो कि 8 डिब्बे की रहेगी बिजनेस क्लास। तो ये भी वर्किंग शुरू हो गया है, 2 ब्रिज बन रहे हैं वहाँ पे, उसका भी सॉइल टेस्टिंग का काम शुरू हो चुका है। तो आने वाले समय में जैसा अभी आप ये रोड देख रहे हैं वर्धा रोड में जो डबल डेकर ब्रिज बना हुआ है, उस तरीके का ही पूरा मंजर अमरावती रोड का भी रहने वाला है। अभी आप बाकी रोड देखेंगे तो सारे पैक हो चुके हैं, अभी सिर्फ बचा हुआ अमरावती रोड। और दूसरा ये गिरता है नेशनल हाईवे जो कि नागपुर से मुंबई को जोड़ता है, 1200 किलोमीटर का। दूसरा हमारे यहाँ इसलिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि हम लोग सेंटर में बैठे हुए हैं, इंडिया के सेंटर में बैठे, इंडिया के ही नहीं सर, एशिया के सेंटर में बैठे हुए हम लोग। तो यहाँ से अगर बिजनेस करना है तो आपको कॉस्टिंग सेम लगेगी क्योंकि आप सेंटर में बैठे हैं, कोई भी डायरेक्शन से आओ, कोई भी डायरेक्शन से आप आओ। तो इसलिए नागपुर के तरफ अभी जो बाहर का सैचुरेशन है वो नागपुर में ज़्यादा आ रहा है। आप देखेंगे कि पहले आज से 8-9-10 साल पहले रोड पे साइकिल दिखती थी, रिक्शा दिखता था। अब आज देखिए ना साइकिल दिखती है ना रिक्शा दिखता है, सिर्फ पब्लिक की भीड़ दिखती है। कोई भी गले में चले जाइए सर, कार ही कार रखे। तो ये जो सैचुरेशन, ये सब चीज़ें देखकर लोग यहाँ पे आ रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। तो इसका जो फ्यूचर है अमरावती रोड का बोलिए आप या नागपुर का, बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है। तो अवनी एसेट्स आप मानते हो कि स्मार्ट सिटी डेवलप करने में एक साथी है? जी। कैसे सर, स्मार्ट सिटी की बात अभी आपने की है, तो प्रोजेक्ट में मैंने आपको पहले ही बताया कि मैंने ट्री प्लांटेशन पे बहुत ज़्यादा खर्चा किया है। मतलब आप ट्री प्लांटेशन देखने के बाद में आप बोलेंगे कि क्या चीज़ आपने डेवलप की हुई है यहाँ पे। तो स्मार्ट सिटी अपन बोलते हैं तो एक तो क्लीन होना, सिटी क्लीन रहना चाहिए, हरी भरी रहना चाहिए। तो उस तरीके का मैंने मेरे प्रोजेक्ट में स्मार्ट सिटी बनाने के लिए मेरा योगदान दिया है। हाँ, हाँ। उस तरीके का आपको देखे शायद और भी इंस्पायर हो जाए और आगे वो भी साथ दे, सहयोग देगी। लेआउट्स में सर लोग नॉर्मली प्लॉट्स डालते और बेचते हैं, मैंने वो वाला काम नहीं किया है। मैंने ग्रीनरी को भी देखा है कि नहीं, यहाँ आने के बाद में लोगों को हरा हरा दिखे, दिल खुश हो जाए। और सारे नेचर्स भी डेवलप किया है मैंने वहाँ पे। आप शाम के समय में देखेंगे 4-5 बजे तो बर्ड्स आके बढ़िया बैठे रहते हैं। ये सब सिटी में नहीं देखने मिलता, उस तरीके का पूरा डेवलप किया, मतलब लिविंग इन नेचर। यस। और दूसरी बात, एक बिगेस्ट एडवांटेज आपका है कि आप नागपुर बॉम्बे हाईवे पर आपने इसको प्रोजेक्ट को साकार किया। जी जी। टिप्स देना चाहोगे तो क्या दोगे सर आप, जो दर्शक हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं? टिप्स मैं ये देना चाहूँगा कि जैसे बाकी के लोग डेवलपर्स हो गए, लोग बोलते हैं कि लोग सपने दिखाते हैं, हम सपनों को सच करते हैं सर। अवनी एसोसिएट सपनों को सच करती है। और वो चीज़ मैं तो ये कहना चाहूँगा कि एक बार आप अवनी एसोसिएट्स में ऑफिस में आइए या कृष्ण कुंज नगरी में आइए जो अमरावती रोड पे है। आप आने के बाद में एक बार सिर्फ आइए, आप आने के बाद में आप बोलेंगे कि हम लोग बोलते हैं ना हेवन, जन्नत। तो प्रोजेक्ट जो बनाया हुआ है, जो डेवलप किया हुआ है, आप आने के बाद में ये ज़रूर बोलेंगे कि आपने जन्नत बनाई है यहाँ पे। और आप देखने के बाद में भी ये भी मेरी 200% गारंटी है कि प्लॉट ज़रूर खरीदेगा, जो भी मेरे प्रोजेक्ट में आएगा वो प्लॉट ज़रूर खरीदेगा, ज़रूर करेगा। जी। इस तरीके का डेवलप किया हुआ है जो कि नागपुर में नहीं डेवलप किया हुआ है। इस तरीके का प्रोजेक्ट बना हुआ नहीं है अभी तक, क्योंकि मैं भी 10 साल से वर्किंग कर रहा हूँ। तो ये प्रोजेक्ट उस तरीके का बनाया है मैंने। फ्यूचर प्लान्स क्या है सर आपके? सर इससे और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करने, और ऐसा प्लान है कि अच्छा बड़ा एक टाउनशिप मुझे बनाना है। ये भी मेरा ड्रीमी प्रोजेक्ट है। हाँ। बहुत कई सालों से सोच के रखा था कि अकेला करना है और इस तरीके का प्रोजेक्ट बनाना है। बस अभी ये पहले कंप्लीट करूँगा तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि लोग खुद ब खुद मेरे साथ जुड़ेंगे और आगे फ्यूचर में मैं इससे कुछ अच्छा बेटर प्रोजेक्ट लाऊंगा नागपुर में। थैंक यू वेरी मच सर फॉर कमिंग। प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू सर।